वेलकम टू हेलो एंड वेलकम टू अस्पायर अड्डा। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ पार्ट 3 के बारे में, जहाँ पे हमने दो वीडियोस डाली हुई हैं। पहले की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ पार्ट 2 और पार्ट 1, उसमें हमने जिन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्मेशन, उनके इंडिपेंडेंस और उनके टर्म्स और कंडीशंस की बात की हुई है। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज हम सबसे पहले जो बॉडी पढ़ेंगे उसका नाम है हमारे पास स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास? लिंग्विस्टिक आपको पता है क्या वर्ड है? लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा या भाषा या लैंग्वेज की डिफ्रेंशिएशन या लैंग्वेज का डिफ्रेंशिएशन। एक मेजॉरिटी के साथ जो लैंग्वेज का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनॉरिटी के साथ, उस चीज़ को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोला जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन में आते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हुज मदर टंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेजॉरिटी इन द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट। क्या बोल रहे हैं कि जिन लोगों की, एक ग्रुप की मदर टंग जो मातृभाषा है वो मेजॉरिटी से डिफरेंट हो या किसी स्टेट के अंदर डिफरेंट हो, तो उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो डेफिनेशन से क्लियर हो जाना चाहिए कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होगी हमारे पास? जिनकी मातृभाषा मेजॉरिटी पॉपुलेशन से डिफरेंट होगी। अब इसमें देखते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसके आधार पर डाला गया था? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। आपने देखा था कि कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, उसके बाद हमने आंध्रा स्टेट जो थी फर्स्ट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाई थी, तो उसकी रिकमेंडेशन पे ही हमने स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है उस ऑफिस एक एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी उसको बनाने की पेशकश रखी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमने ये रिकमेंडेशन इस कमीशन ने दे दिया, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 350 बी इंसर्ट करवा दिया। किससे? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और पार्ट 17 पार्ट में ये हमने इंसर्ट करवा के इस बॉडी की फॉर्मेशन को पक्का कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये देखिए कि आर्टिकल 350 बी क्या करा रहा है। ये सबसे पहले आपके पास एक स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए अपॉइंट करवा रहा है और उसको डेजिग्नेट कर रहा है एज कमिश्नर। मतलब कि उसको हम एसओ नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कमिश्नर। और कमिश्नर इसलिए कहेंगे क्योंकि उसको हमने एस एक डेजिग्नेशन दे दी। जैसे पहले हम यूपीएससी के केस में चेयरमैन बोल रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के जो चेयर्स थी उनको एक को इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे थे, ऐसे ही हमने इसको डेजिग्नेशन किसकी दी हुई है? कमिश्नर की। अब इनका हम रोल देखते हैं। कमिश्नर का रोल क्या रहने वाला है? इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि क्या कह रहा है ये कि जो सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, किनको? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को सेफ गार्ड देने का मतलब क्या है? सेफ गार्ड देने का मतलब ये है कि उनकी जो अपनी मातृभाषा है उसको बचा के रखा जाए, उसको ख़त्म ना होने दिया जाए। वैसे ही सेफ गार्ड्स में ये इन्वेस्टिगेशन करती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो उनको सेफ गार्ड मिले हुए हैं उनको इंटैक्ट रखा जाए, उनकी मातृभाषा कहीं ख़त्म ना हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शंस में फर्स्ट देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि जिनकी भाषा एक मेजॉरिटी से कम है, मेजॉरिटी से कम मतलब कि थोड़े छोटे ग्रुप की वो भाषा है, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले मेजॉरिटी के साथ, और उनकी भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि
सबका विकास। सबका विकास मतलब कि कोई भी पोर्शन सोसाइटी का छूट ना जाए, डेवलपमेंट से वंचित ना रह जाए। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मीनिंग यही होता है कि सबको एक जैसी डेवलपमेंट मिलनी चाहिए। अब आगे है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। स्प्रेडिंग अवेयरनेस का मतलब क्या है कि उनको अपनी राइट्स के, जो उनको लिंग्विस्टिक राइट्स या उनको भाषा के राइट्स जो मिले हुए हैं, उनको उनको बचाने के लिए जो अवेयरनेस की ज़रूरत है वो भी उनको प्रोवाइड करेगी ये वाली बॉडी। और वो जो सेफ गार्ड्स मिले हुए हैं उनको, उनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगी। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि इनके जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं या इनके राइट्स पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे, उनको पूरा दर्जा नहीं दिया जा रहा, तो वहाँ पे ये भी काम करेंगे ये। अब फोर्थ में आ रहा है ग्रीवियंस रिड्रेसल। ग्रीवियंस रिड्रेसल मतलब कि अगर कोई भी कंप्लेंट या कोई समस्या आन खड़ी हुई है तो भी उसका निपटारा यही बॉडी करती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का। तो ये हमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के केस में समझ आ जाना चाहिए कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होती है और ये इस बॉडी का जो हमारे स्पेशल ऑफिसर या कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं इनका फंक्शन क्या रहता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बॉडी अब है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, उसका नाम है कैग या इसको हम CAG बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले ऑडिटिंग क्या होती है। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो इसको हमने एक दर्जा दे दिया हुआ है, लेकिन ऑडिटिंग क्या होती है, कंट्रोलर क्या होता है। सबसे पहले हम वर्ड कंट्रोलर देखेंगे कि कंट्रोलर का क्या मीनिंग होता है। फ्रेंड्स, कंट्रोलर का मीनिंग होता है कि आपकी जो भी ग्रांट्स गवर्नमेंट की ट्रेजरी से निकल रही हैं, उनके निकलने का, उनके खर्चे का पहले ही ब्यौरा कंट्रोलर को दिया जाएगा। उसके पास, वो कंट्रोलर के पास ट्रेजरी की चाबी होगी, तो वो फंड्स उनको निकाल के देगा और पहले ही निकाल के देगा कि ये फलाना फलाना जगह खर्चा हो रहा है और इसके लिए ये इतने पैसे आप कंट्रोलर से ले सकते हैं। कंट्रोलर एक गार्ड है आपकी ट्रेजरी का। लेकिन ऑडिटिंग का फंक्शन देखिए क्या है। ऑडिटिंग का फंक्शन होता है जो पैसा खर्च हो गया उसका लेखा जोखा रखना, कि आपने ट्रेजरी से पैसे निकाले, आपने किसी प्रोजेक्ट पे या किसी स्कीम पे खर्च भी कर दिए, लेकिन उसका जो लेखा जोखा रखेगा वो कौन रखेगा, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और जब आप एक एडवांस बुक पढ़ेंगे इसमें पॉलिटी में, उसमें आप देखेंगे कि इंडिया के केस में क्या हो रहा है। हमारे CAG के पास कंट्रोलर की पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग की पावर है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑडिटर है, ये सिर्फ और सिर्फ लेखा जोखा रख सकता है खर्चे का। ये कोई भी पहले जिसको कहते हैं परमिशन नहीं दे सकता कि आपने ये प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास इतने पैसे मांगने के लिए आप आए हो तो आपको मैं इतना परमिट कर रहा हूँ। ऐसी परमिशन देने की ताकत इसके पास नहीं है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो खर्च हो चुका है उसका लेखा जोखा रखने की ताकत है। अब देखते हैं कि होता क्या है। CAG हमारे पास, इसका क्या ऑफिस है, ये देखिए कि हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, कि ये हमारा इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स का हेड होता है। देखिए यहाँ पे आपके पास कहीं भी कंट्रोलर की जिसको कहते हैं वर्ड की यूज़ नहीं हो रही। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स का ये हेड होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन को हम एक बार देखते हैं। ये देखिए, CAG is a guardian of the public purse and controls the entire financial system of country at both the level center and state। अब कहता है कि ये पब्लिक के पर्स का गार्डियन है, कि पब्लिक का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसका लेखा जोखा रखने का ये गार्डियन का काम करता है। और रिपोर्ट्स भी देता है। एक बात ये है कि रिपोर्ट्स भी देता है और
कई बार आपने सुना होगा कि सीएजी की रिपोर्ट्स में जिसको कहते हैं ब्लंट करप्शन का खुलासा होता है। ब्लंट करप्शन मीन्स कि हैवी करप्शन हुई हो तो भी सीएजी उसकी अपनी रिपोर्ट में खुलासा कर देता है। क्यों? क्योंकि लेखा जोखा देखने फिर वो पीछे से जाता है, वो पहले कहीं कुछ नहीं करता। जब खर्चा हो चुका होता है फिर वो पीछे से लेखा जोखा रखना लेखा जोखा लेने और रखने जाता है। अब कह रहा है कि एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री को ये कंट्रोल करता है एट बोथ द लेवल्स। मतलब कि सेंट्रल लेवल पे भी यही काम करेगा और स्टेट लेवल पे भी आपका सीएजी ही काम करेगा, पब्लिक के पैसे की देखरेख करेगा। अब कहते हैं इसकी इंडिपेंडेंस एंड टर्म क्या होती है। इंडिपेंडेंस एंड टर्म्स आपको सभी के केस में मैक्सिमम पता है कि 6 ईयर एंड 65 ईयर्स होती है, और रिमूवल इसका सेम है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। इसकी सैलरी एंड एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जहाँ पे लिखा होगा ना कि चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपने इस चार्ज का मीनिंग एक ही लेना है कि ये बजट के बाहर के एक्सपेंसेस हैं। जो आपका बजट फाइनेंशियल ईयर का तैयार होगा ना, उसके ये बाहर के एक्सपेंसेस हैं, और इन पे एनुअल वोट नहीं होगा। आपको पता है कि आपके बजट पे एक एनुअल वोट होता है और उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकलते हैं। लेकिन ये जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है, जिसको हम चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं, ये कहीं भी वोट नहीं करते इस पे पार्लियामेंटेरियंस। इस चीज़ की आपने नोट डाउन कर लेना है इसको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीएजी में क्या है कि पावर ऑफ ऑडिटिंग सीएजी की किस आर्टिकल के अंडर है? 149 के। सीएजी की ऑडिटिंग की पावर किसके अंडर है? 149 के। और 149 क्या क्या ताकत दे रहा है इनको, वो हम इसी में पढ़ेंगे कि ऑडिटिंग भी कहाँ कहाँ करेंगे। ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ईच स्टेट यूटी, कि सारा एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा है स्टेट और यूटी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये इसका लेखा जोखा कौन रखेगा? सीएजी। यहाँ पे जो ये यूटी की बात कर रहा है ना, यहाँ पे ये उन्हीं यूटीज की बात कर रहा है जिनका अपना लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब जिनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, और आप इस टाइम आपका जे.एंड.के। तो जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्हीं का लेखा जोखा आपका सीएजी रखेगा, और हर एक स्टेट का भी। एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आपको पता है क्या होता है? एक इमरजेंसी फंड होता है आपके प्रेसिडेंट के पास। एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसमें आपके सभी पब्लिक के पैसा इस अकाउंट में जमा होता है। इंडिया के आपको पता है 3 अकाउंट्स हैं, तीनों अकाउंट्स का आपको पता होना चाहिए। एक आपके पास कंसोलिडेटेड फंड है, एक आपके पास कंटीजेंसी फंड है। कंटीजेंसी इमरजेंसी के केस में यूज़ होता है, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो आपकी पेंशन्स वगैरह हैं और आपकी सेविंग्स जो बैंक अकाउंट की होती हैं वो रखी जाती हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, इनका भी जो ऑडिटिंग करने का राइट है वो किसके पास है? आपके सीएजी के पास। तो मैं समझता हूँ ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि ये ऑडिटिंग कहाँ कहाँ कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट की कंपनीज। गवर्नमेंट की कंपनीज मतलब कि आपके पास जो लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज आपको पता है कौन सी होती है आपके पास? जैसे आपके पास बीपीसीएल है, इंडियन ऑयल है, एलआईसी है, ये सारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। इनका भी लेखा जोखा कौन रखेगा? आपका सीएजी। लेकिन एलआईसी के केस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो सकती है, वो हम एक एडवांस बुक में जब पढ़ेंगे तो हमें वो डिफरेंशिएशन पता लग सकती है। एनी अदर अथॉरिटी ऑन रिक्वेस्ट, कि एनी अदर अथॉरिटी ऑन रिक्वेस्ट मतलब कि अगर आपका प्रेसिडेंट या आपका पार्लियामेंट किसी भी अथॉरिटी का
ऑडिट करवाना चाहे तो वो करवा सकता है सीएजी से। तो ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इसका रोल देखते हैं क्या है सीएजी का। रोल ऑफ सीएजी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट आल्सो। कि ये पार्लियामेंट के बिहाफ पे भी आपका एक्सपेंडिचर का ऑडिट करेगा। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, ऑडिटिंग का आपको बता दिया उसका खर्चे का लेखा जोखा रखना कि कहाँ क्या खर्चा हुआ, कितना लगाया और कहाँ क्या रिजल्ट उसका मिला है, ये भी सारा ऑडिटिंग में आता है। और अब देखिए ये इसकी रोल के बाद इसकी रिपोर्ट्स की बात करते हैं कि सीएजी सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। कि सीएजी कितनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है प्रेसिडेंट के पास आपकी? 3। कौन कौन सी? कौन कौन सी? ये सबसे पहले देखें आप इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आपको पता है क्या होगा, हो सकता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके पास वो वाले एक्सपेंडिचर होंगे जो आपके जिसको कहते हैं कि बजट के अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं। वो सारे आपके एप्रोप्रिएशन बिल आपका एक आता है, उसके अंडर जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो उसका लेखा जोखा बता रहा है। फाइनेंस अकाउंट आपका फिर से आ गया कि आपकी कहाँ कहाँ पे चीज़ों को फाइनेंस किया गया, किन किन स्कीम्स को, उन अकाउंट्स का भी आपके पास ये लेखा जोखा रखेगा, ऑडिटिंग करेगा। और पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जहाँ भी पब्लिक की कंपनीज हैं या पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं वहाँ भी ये रिपोर्ट इन तीनों की प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सीजी हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया है। हमारे पास नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का हमारे पास ऑफिस आता है जी 76 के अंडर। 76 आपको पता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को एक बनाने की ऑर्डर देता है जिसमें आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और 76 आर्टिकल आपके अटॉर्नी जनरल को भी उसका ऑफिस भी मेंशन करता है कि अटॉर्नी जनरल भी होगा। और ये होता क्या है? ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये देखिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का मतलब क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का मतलब ये है कि आपके पास नेशनल लेवल पे अगर कोई गवर्नमेंट का वकील है, गवर्नमेंट का वकील समझते हैं आप, कि गवर्नमेंट को जिसने एडवाइस करना है, जिसने गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स देखने हैं, जिसने गवर्नमेंट के जो भी जिसको कहते हैं उनके खिलाफ जो कोई भी लीगल केसेस आए होंगे वो लड़ने हैं, या कोई भी चीज़ प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट उनको करने को बोले किसी भी कोर्ट में तो वो उसने करना है, इसीलिए उसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला गया है। और ये तो हो गई एक नेशनल लेवल की बात। अब स्टेट लेवल में क्या होगा? स्टेट लेवल में इसी तर्ज पे आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा। जैसे आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा वैसे ही स्टेट में क्या होगा? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर क्या होगा, उनका एक हाईएस्ट लेवल पे जो उसको एडवोकेट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उसको सबसे बड़ा एक एडवोकेट होने की डेजिग्नेशन दी गई है और उसका नाम ही नोमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया गया है। उसको क्या कहते हैं? वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। लेकिन होता ये क्या है? होता ये वकील का काम करने वाला ही है, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो वकील से अलग होती हैं। वो कैसे अलग होती हैं? सबसे पहले ये एक हाई कोर्ट का जज रहा होना चाहिए। हाई कोर्ट का जज रहा होना चाहिए 5 साल के लिए, ऐसा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति, या इसने 10 से 15 साल तक किसी भी हाई कोर्ट या ज़्यादातर केसेस में सुप्रीम कोर्ट के वकील को ही लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसने कम से कम 10 से 15 साल प्रैक्टिस की होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, तो ही उसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर क्या होगा आपकी कंट्री का, अपॉइंटेड बाय द
प्रेसिडेंट। अब इसमें थर्ड पॉइंट देखिए आप कि टर्म इज़ नॉट फिक्स्ड, कि इनकी टर्म फिक्स नहीं होगी। जैसे क्यों नहीं होगी टर्म फिक्स इनकी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के साथ चलेगा और गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो इसलिए ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करेगा कि प्रेसिडेंट जब चाहेगा इसको निकाल सकता है, क्योंकि अपॉइंट भी कौन कर रहा है इसको? प्रेसिडेंट ही। और दूसरे केस में देखिए इसमें क्या हो रहा है, रिजाइंस व्हेन गवर्नमेंट रिजाइंस, जब भी आपकी सरकार गिर जाती है या सरकार रिज़ाइन कर देती है या आउट ऑफ पावर हो जाती है, तो आपके लॉ ऑफिसर को गवर्नमेंट के साथ ही रिज़ाइन करना पड़ता है। वो अपनी जॉब कंटिन्यू नेक्स्ट गवर्नमेंट में नहीं कर सकता, उसको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। और जब वो रिज़ाइन करेगा तब वो उनके साथ, जैसे हमने पार्लियामेंट के केस में पढ़ते हैं कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। स्विम एंड सिंक टुगेदर का मतलब क्या होता है कि वो तैरते भी इकट्ठे हैं और वो जब डूबते हैं तो भी इकट्ठे डूबते हैं। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के केस में। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम इसके फंक्शंस एंड ड्यूटीज़। फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ में देखिए आप, एडवाइज गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये उसको एडवाइस करता है किन मसलों पे? लीगल मैटर्स पे। अब देखिए आपकी स्टेट के अंदर इतने पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन ने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या राइट्स को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में भी जाना है, और ऐसे किसी सिनेरियोस में उसका गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज के साथ केस भी पड़ेगा। और ऐसे केसेस में, ऐसे लीगल मैटर्स में उनको एडवाइस कौन देगा? आपका अटॉर्नी जनरल। और सेकंड पॉइंट देखिए ये क्या कह रहा है, टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर होगा। जहां भी सरकार का पक्ष रखा जाना है कोर्ट के अंदर, वो पक्ष कौन रखता है जाके? आपका अटॉर्नी जनरल। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शन। अंडर आर्टिकल 143 टू अपीयर एट एनी हाई कोर्ट इन एनी केस। आर्टिकल 143 क्या ऑथराइज कर रहा है कि आपके अटॉर्नी जनरल जो हैं वो इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी केस में गवर्नमेंट का पक्ष लेके अपीयर हो सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, आर्टिकल 143 क्या कहता है। अब हम इनकी राइट्स और लिमिटेशंस की बात भी कर लेते हैं कि इनके राइट्स क्या हैं स्पेशल, और इनको लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं आपके अटॉर्नी जनरल को। राइट्स एंड लिमिटेशन देखिए, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स विदाउट ए राइट टू वोट, कि ये आपकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को और उनके जॉइंट सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन विदाउट ए राइट टू वोट, कि वहाँ पे वो बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिने नहीं जाते। वो इलेक्शन करके वहाँ पे नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से वहाँ बैठे हुए हैं। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। कैनॉट गिव एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि इनकी जॉब का एक लिमिटेशन क्या है कि ये अपनी सरकार के खिलाफ कोई भी लिमिटेशन, सरकार के खिलाफ कोई भी आपकी एडवाइस जो है वो नहीं दे सकते। नहीं दे सकते मतलब कि कोई भी सरकार के खिलाफ बात या और एडवाइस ये नहीं दे सकते किसी भी केस में। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वो सरकार के खिलाफ कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते, ये इनकी लिमिटेशंस में आता है।
अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को बनाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि एक सॉलिसिटर जनरल भी होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? वो ऐसे सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं जो अटॉर्नी जनरल को उनके फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और वो अकेला नहीं होता, उसके नीचे भी एक होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब सॉलिसिटर जनरल भी हमने पढ़ना है, क्या होता है ये? टू असिस्ट अटॉर्नी जनरल इन फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मोर लॉ ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड। टू मोर लॉ ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड। और वो कौन कौन से होंगे? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि आपके अटॉर्नी जनरल को अपनी जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, उनके साथ साथ दो आदमी और उनको दिए जाते हैं लॉ ऑफिसर्स, एक सॉलिसिटर जनरल, एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और जहाँ पे कुछ लोअर लेवल के केस होते हैं या कुछ डिफरेंट सिनेरियो के केस होते हैं, वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल भी जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एडिशनल ऑन बिहाफ ऑफ अटॉर्नी जनरल। और कई केसेस में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों हायर पोजीशंस सॉलिसिटर जनरल की और अटॉर्नी जनरल इन पर्सन प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आपको मैंने बताया कि जैसे स्टेट में जैसे सेंटर में हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, सेम लाइंस पे हमारे पास स्टेट में क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कॉरेस्पॉन्ड्स मतलब कि बिल्कुल पैरेलल एक बॉडी बनाई हुई है स्टेट के अंदर, जिसका नाम है हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 165 के अंडर। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और इसमें भी मैंने सेकंड लाइन में आपको पॉइंट दे रखा है कि रिजाइंस व्हेन गवर्नमेंट रिजाइंस, कि जब भी आपकी सरकार गिरेगी तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा? आपके जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं वो भी रिज़ाइन करेंगे। तो ये भी चीज़ आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। अब इनके ड्यूटीज़ देख लेते हैं क्या है। एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, सेम फंक्शन है आपका अटॉर्नी जनरल की तरह। एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन स्टेट, कि उनको अपीयर होना पड़ता है स्टेट के अंदर किसी भी केस में। स्टेट के अंदर किसी भी केस में, किसी भी कोर्ट में, वो लोअर कोर्ट भी हो सकती हैं स्टेट की, हायर कोर्ट्स भी हो सकती हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे जो इसमें जो हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के केस में, जो आपका एडवोकेट जनरल है उसमें क्या है? राइट टू टेक पार्ट इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग विदाउट राइट टू वोट। ये सिमिलर फंक्शन है जैसे आपके अटॉर्नी जनरल परफॉर्म करते हैं एट द सेंटर। तो इसके साथ ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ जो हैं वो आज ख़त्म हो गई हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और फिर हम जो बाकी के लेफ़्ट ओवर टॉपिक्स हैं हमारे उनको भी जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और हमारा अप्रोच ये रहता है कि आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है उस पर ध्यान दिया जाए। हमारा उद्देश्य और जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपका कंसेप्ट बिल्डिंग का। और जो हमारे ऑफलाइन बैच में बच्चे आ रहे हैं और अभी जो आएंगे और बच्चों के लिए भी हमने ऑफलाइन क्लासेस हमने शुरू कर दी हुई हैं, तो उनसे आप थोड़ा एक सलाह मशवरा कर सकते हैं कि उनसे आप पता कर सकते हैं कि हमारी ऑफलाइन में बच्चे को तैयार करने की क्या अप्रोच रहती है, कि बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में जाए तो वहाँ वो एक्सेल ही करके आए, वहाँ पे वो एक्सेल ही करके आए। वो वहाँ पे कोई भी अपनी, जिसको कहते हैं कि एक अपनी हार का सामान ना बना पाए, हम उसको जितवा के ही मानते हैं, ये हमारी आदत रही है। तो आप अगर ऑफलाइन बैचेस में हमारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे मैनेजमेंट से
क्वारी ले सकते हैं। और जम्मू में हमारे ऑफलाइन बैचेस कनाल रोड में शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे हमारे ऑफलाइन बैचेस में भी बैठना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सो फ्रेंड्स, आज के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का। नेक्स्ट में हम बात करेंगे हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की। सो थैंक यू वेरी मच।